नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीटों के लिए पहले ही विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की तैनाती कर दी थी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी विजय कपरवाड़ और मंगलौर का अजीत चौधरी को बनाया गया है, तो ये दोनों प्रभारी मंडल और शक्ति केंद्रों पर अपनी बैठकें कर चुके हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी भी हरकत में आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी उपचुनावों में अपनी जीत का सफर जारी रखते हुए अपने विधायकों की संख्या 47 से बढ़ाकर 49 करेगी। और बता दें कि प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा के साथ ही साथ मंगलौर विधानसभा का भी मतदान होना है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी विजय कपरवाड़ और मंगलौर का अजीत चौधरी को बनाया गया है। ये दोनों प्रभारी मंडल और शक्ति केंद्रों पर अपनी बैठकें कर चुके हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी भी हरकत में आ गई है और लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियों में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी उपचुनाव में अपनी जीत का सफर जारी रखते हुए अपने विधायकों की संख्या 47 से बढ़ाकर 49 करेगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की तैयारी। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट खाली हुई थी। मंगलौर विधानसभा बसपा विधायक सरवत करीम के देहांत होने के बाद खाली हुई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया है, क्योंकि इससे पहले भी बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने चुने गए थे और मंगलौर सीट पर बसपा के विधायक बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। जनता इसको देख रही है और जनता इस बार दोनों सीट पर कांग्रेस को ही जीत दिलाएगी। चुनाव की तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है। हमारे वहां पे पर्यवेक्षक भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा वहां पे तय हो रहा है, वो भी वहां पे जा रहे हैं और हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं उन क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे वहां के बीएलओज हैं, जो हमारे बीएलएज हैं, उनसे संपर्क हम स्थापित करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, अगर बात उत्तराखंड की जाए तो 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, जिसमें कि बद्रीनाथ और एक और सीट शामिल है। ऐसे में मंगलौर एक तरफ है और एक तरफ बद्रीनाथ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने भले ही प्रत्याशियों का अभी तक चयन नहीं किया है कि कौन प्रत्याशी होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जोर तोड़ से वो जरूर लग गए हैं। सब दोनों ही पार्टियों का यह है कि हमें जीत कर आना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता करने की बात कर रही है, लगातार कह रही है कि बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अपने आप को कह रही है कि हम बहुत मजबूत हैं। बस अब देखना होगा कि किन प्रत्याशियों को उतारा जाता है, कैसे वो प्रत्याशी रहते हैं, कितने मजबूत वो प्रत्याशी रहते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। जी, साथ ही साथ योगेश, देखिए, क्योंकि उपचुनाव बेहद करीब हैं, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं।
जी बिल्कुल, तैयारियों की बात करें तो फिलहाल क्योंकि अब आचार संहिता भी लग चुकी है और तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बस इतना जरूर है कि अब इलेक्शन होना है, सिर्फ 2 विधानसभाएं हैं। अगर बात करें तो तैयारियां दोनों ही बड़े दल अब लग गए हैं, अपनी अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनाव को और ज्यादा जो है अच्छा बनाया जाए। जी, आपसे गुजारिश है योगेश, आप आगे की खबरों पर भी लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें। और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ ये बड़ा हादसा। गंगोत्री से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी तो वहीं हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 24 घायल। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। चारधाम यात्रा मार्ग में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस हादसे में एक महिला की दुर्घटना पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 24 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज अभी जारी है। बता दें कि बस गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर लौट रही थी, तभी गंगनानी के पास चालक से संतुलन खो बैठने के चलते बस सड़क के खाई की तरफ चली गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन, फायर, आपदा प्रबंधन, साथ ही साथ क्यूआरटी और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उधर गंगनानी और हर्षिल समेत अन्य जगहों से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को भी घटनास्थल में लेके पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सभी तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास बस दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और देखिए, उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 13 महिलाओं की मौत हो गई तो वहीं 26 लोग घायल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, देखिए, उत्तरकाशी से एक बड़ा सड़क हादसे की खबर जो है वो सामने आई है। ऐसे में हादसे के पीछे अभी तक क्या कुछ वजह खुलकर आई है, वो दर्शकों को बताएं। माफी चाहेंगे, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जिसमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं 2 ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया और साथ ही साथ 26 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि इस पूरे हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। यह हादसा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है और आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हुई। इस बस हादसे में एक महिला दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई उसकी, तो वहीं 2 महिलाओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 24 घायलों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया, उनका इलाज लगातार जारी है। बता दें कि यह बस गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर लौट रही थी, तभी गंगनानी के पास चालक बस से संतुलन खो बैठा और बस सड़क से खाई की तरफ चली गई और जिससे कि यह भीषण हादसा हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सोनिका ने एनआईसी सभागार में उपस्थित रेखीय विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी मानसून से पूर्व आपदा के दृष्टिगत समुचित तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों का चैनलाइजेशन कार्य, नाली और नालों की सफाई कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने मानसून के दृष्टिगत 15 जून तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। आपदा के दृष्टिगत जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव तिथि मानसून काल में है, उनको चिन्हित करके उन्हें आपदा के दृष्टिगत सुरक्षित प्रसव वाले स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो वहीं मानसून सीजन के दृष्टिगत मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन स्थिति में हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाएगी। जनपद में पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट के साथ ही भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और वहां के निवासियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की व्यवस्था और भूस्खलन वाली सड़कों के नजदीकी क्षेत्र में आपदा के दृष्टिगत मशीन, उपकरण आदि तैयार आपदा के दृष्टिगत जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए ऐसे स्थानें जहां पर जनमानस को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए स्थान चिन्हित रखने, बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम को 24
24/7 सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सारे निर्देश दिए हैं और जिस क्रम में जिलाधिकारी सोनका ने भी एनआईसी सभागार में उपस्थित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, किस प्रकार की तैयारियों को लेकर बात की गई, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल नलिनी, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि मानसून सीजन जो है वो जल्द आने वाला है और इस दौरान प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो भूस्खलन की बात करें या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की बात करें, ज्यादा बहाव के चलते कई बार ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इसके लिए पहले से ही तैयारियां जो है वो चालू कर दे और मानसून सीजन में ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की परेशानी किसी को हो। इसके लिए फिलहाल मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जो डीएम है देहरादून की सोनिका, उनके द्वारा भी सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली गई और खासतौर पर देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत जितने भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी जाली का प्रबंधन करने के लिए फिलहाल दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ मानसून सीजन में जो है मच्छरों के ब्रीडिंग का भी सीजन होता है, तो कहीं ना कहीं मच्छर ना बन पे, उसके लिए भी फिलहाल दिशा निर्देश डीएम सोनिका द्वारा दिए गए हैं। जी नली। जी आलोक, आपसे गुजारिश है कि आप आगे भी जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, मानसून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। के देहरादून के विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों पर स्मार्ट सिटी परियोजना और अन्य कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों के कारण उक्त स्थानों पर यातायात का दबाव बढ़ने और यातायात व्यवस्था के प्रभावित होने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने नगर क्षेत्रांतर्गत यातायात के दबाव वाले क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान एसएसपी देहरादून ने विभिन्न मार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उपस्थित अधिकारियों से निर्माण कार्यों के पूर्ण होने की समय अवधि की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से रखी गई निर्माण सामग्री, जिसके कारण यातायात व्यवस्था अनावश्यक रूप से प्रभावित हो रही थी, उसे संबंधित कार्यदायी संस्था में समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्थित ढंग से रखवाने के निर्देश दिए गए, जिससे ऐसे स्थानों पर यातायात के दबाव को कम किया जा सके। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में वेस्ट वॉरियर्स संस्था के सहयोग में पर्यटन नगरी मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता और स्वच्छता रैली निकाली गई, जो लंढौर पी दीनदयाल पार्क से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंच गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक का प्रयोग न करने के नारे लगाए, तो वहीं बच्चों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां भी नजर आईं। प्लास्टिक के खिलाफ वेस्ट वॉरियर्स के सहयोग से निकाली गई ये रैली में स्कूली बच्चों के साथ कीन संस्था के लोग भी शामिल थे। इस दौरान स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को जागरूक किया गया। इस वर्ग उत्तराखंड और हिमाचल में पिछले 11 सालों से हमारे जो भी हिमालयन रीजन है उनको कचरा मुक्त बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड में केम्प्टी है, देहरादून है, कॉर्बेट है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सहस्त्रधारा है, और हिमाचल में हम लोग धर्मशाला, कसौली, मनाली और धर्मशाला के रूरल और बीर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है जो भी हिमालयन रीजन में वेस्ट है उसके लिए हम सिस्टम बनाएं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो मेजरली जो हमारा काम होता है वो सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है और लोकल कम्युनिटी को जागरूक करना होता है। इसी के अंतर्गत आज हमने उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में एक रैली किया था, स्वच्छता की रैली। यहाँ पे हमने 5 स्कूल को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया था, जिसमें हमें 3 स्कूल्स मिले थे। इसमें कीन और मसूरी नगर पालिका ने हमें सपोर्ट किया, और ताकि हम लोगों को और साथ ही साथ यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बता पाए कि वेस्ट जो प्लास्टिक है स्पेशली वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। हरिद्वार में एक सोडा प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 768 सोडा बोतलों को एसडीएम ने सीज कर दिया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतलों के सैंपल लिए हैं। दरअसल रोडी बेलवाला क्षेत्र में एक दुकान पर सोडे की सील बंद बोतल कचरा होने की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी। जांच करने पर विभाग की टीम को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक सौदा प्लांट का पता चला। आपको बता दें, जहां सोडा तैयार कर बोतलों पर भरा जाता है, तो उसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और कई संदिग्ध सोडा बोतलों को सीज कर 3 सोडा बोतलों का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवा दिया।
सूचना मिली थी कि रोडी बेल वाला में जिसको सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है वो साफ़ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी, 4 बोतल का सैंपल लिया जिसमेम उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज़ करा गया, जिसमें से सैम्पलिंग करके उनको चेक करने के लिए भेजा जाएगा। सैंपल की चेक करने पे जो भी रिपोर्ट आती है उसके उपरांत तत्काल कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर रुड़की से है। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू सहित मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए बदमाश सुनसान इलाकों पर खड़े होकर आने जाने वाले वाहनों को लूटने का काम करते थे। हाल में इन बदमाशों ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र के देवबंद रोड पर गोकलपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। ये बदमाश भगवतसनपुर थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रहे थे और रात में अलग अलग रास्तों पर लोगों से लूट करते थे। फिलहाल एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना झबरेड़ा के इकबालपुर पुलिस चौकी के पास में 9 तारीख की रात को ऋतिक द्वारा पुलिस को ये बताया गया था कि उसके साथ में 4 अज्ञात युवकों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें उसकी बाइक, मोबाइल और उसके जो भी नकदी है वो सारी छीन ली गई थी। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए 392 में अभियोग पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को लगाते हुए आज 4 युवकों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। चारों ही युवक जो है वो या बागपत के और अन्य शहरों के हैं, बागपत के, मुजफ्फरनगर के और एवं सोनीपत के भी हैं। इनके पास से जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य लूट भी उसी जगह पर, उसके आसपास की जगह पर थाना यूपी से लगते हुए सहारनपुर की और बताया गया। 3 लूट इनके द्वारा अभी तक की गई थी और उसमें जो भी इनके द्वारा सामान लूटा गया था वो पुलिस के द्वारा सकुशल 100% की बरामदगी की गई है। विधानसभा तिराहे के पास एक वाहन में अचानक आग लग गई, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तो तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बता दें कि तत्परता के साथ कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने गाड़ी में आग को बुझाया। साथ ही बताया जा रहा है कि कार सवार सभी व्यक्ति बिजनौर से देहरादून सहस्त्रधारा घूमने जा रहे थे। तभी विधानसभा तिराहे के पास अचानक कार में आग लग गई। आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है। उत्तराखंड में भूमि की धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब पुलिस ने सीनियर आर्किटेक्ट समेत 3 आरोपियों को भूमि घोटाले में जेल भेज दिया है। दरअसल 10 जून को राकेश बत्ता निवासी महंत रोड लक्ष्मण चौक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गिरीश कोटियाल, दिनेश कुमार अग्रवाल और राजीव कुमार नाम के व्यक्तियों ने उन्हें राजपूत रोड स्थित एक प्लाट दिखाया है। इस प्लॉट की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपियों ने बताया कि यह भूमि अरशद क्यूम नाम के व्यक्ति की है, जो उनका जानने वाला है। ये लोग उससे बात करके प्लॉट की रजिस्ट्री राकेश के नाम पर करवा देंगे। उसके बाद तीनों व्यक्तियों ने राजेश की अरशद क्यूम नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराई। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राकेश को धोखा देकर उससे एक इकरारनामा बनवाया। साथ ही अरशद क्यूम के नाम पर 55 लाख रुपए खाते में और 25 लाख नगद लिए गए। जब पीड़ित राकेश बत्ता प्लांट में पहुंचा तो प्लाट पे कब्जा लेने पहुंचा तो वहां पर मौजूद अरशद क्यूम नाम के व्यक्ति ने जमीन के पेपर दिखाते हुए प्रॉपर्टी को अपना बताया। इस पर राकेश को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी हुई। साथ ही राकेश की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐतिहासिक घटना है कि तीसरी बार लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में एनडीए ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और तमाम जगहों पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और कुछ जगह ऐसी रही हैं जहां अपेक्षित परिणाम नहीं आया है। पहले बीजेपी को केवल उत्तर भारत की पार्टी बोलते थे, अब इस समय दक्षिण में भी हमने महा विजय अभियान पाया है। लोकसभा चुनाव का जब हम समीक्षा करते हैं तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि एनडीए ने आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, उड़ीसा में और सिक्किम में
हमारी एनडीए की विधानसभा चुनाव में सरकार 4 जगह बनी, 22 जगह हमारी सरकार है। कुछ जगह पर खासतौर से मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जितनी हमारी अपेक्षित थी उतनी नहीं आई हैं, लेकिन हमारा परसेंटेज पॉइंट समथिंग करके कम हुआ है। केवल हम इस चीज की हमेशा समीक्षा करते हैं, जब भी हम चुनाव जीतते हैं तब भी, और जब चुनाव में हमारा अपेक्षित संख्या से हम कम रहते हैं तब भी हम उसकी समीक्षा करते हैं। निश्चित रूप में इसकी समीक्षा होगी, जहां पर कमी होगी उसको पूरा करते हुए हम आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी महाविजय का अभियान जारी रखेगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।